माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को 45,000 टन के स्वदेशी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और 7,500 टन के विशाखापट्टनम क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की डिलीवरी जल्द ही होने वाली है, जो कि 2021 तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रक्षा और उस पर हावी होने की क्षमता को भारतीय नौसेना में जोड़ देगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत और INS विशाखापट्टनम को अगले साल औपचारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा। पश्चिमी नौसेना के पूर्व कमांडर ने कहा कि एक बार युद्धपोत भारतीय सेना को सौंप दिए जाने के बाद ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर देगा। वहीं बात करें चीन की, तो चीन ने विवादित दक्षिणी चीन सागर में हैनान नौसैनिक सुविधा में अभी हाल ही में शनिवार को 3 मेन युद्धपोतों को चालू किया है। वहीं दूसरी ओर कोचिन शिपयार्ड भारतीय नौसेना के वाहक को सौंपने से पहले INS विक्रांत के अंतिम परीक्षणों को शुरू कर देगा। वहीं बजगांव डॉकयार्ड्स INS विशाखापट्टनम के परीक्षणों को पूरा करेगा और भारतीय नौसेना के दिवस पर इस स्टील्थ फ्रिगेट को वितरित कर देगा। दोस्तों आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक टरबाइन के द्वारा संचालित INS विक्रांत MiG-29 के लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन और 10 कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर को ले जाएगा। इस विमान वाहक के स्ट्राइक फोर्स के पास पोत को हवाई सुरक्षा देने के लिए 12 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होंगी। वही INS विशाखापट्टनम का जो मेन हथियार होगा वो जहाज विरोधी और पनडुब्बी विरोधी युद्ध के लिए टॉर्पीडो के अलावा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें होंगी। हालांकि भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह आने वाले समय में पनडुब्बियों को वरीयता दी है। भारतीय नौसेना आने वाले कुछ सालों में अपनी ताकत में और इजाफा करने वाली है, जिसके लिए खास करके दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघट को लॉन्च किया जाएगा। इस पनडुब्बी का अभी ट्रायल चल रहा है। इसमें 3,500 किलोमीटर वाली K4 इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल लगी होगी। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आर्टेक सोलेनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के ए व्हीकल्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट करण किंग UA कैपिस्टर को सौंपा है। करण किंग UA कैपिस्टर भारतीय सेना के ए व्हीकल्स के लिए काफी इफेक्टिव होगा, खास करके टैंक्स और ICVs के लिए, जो कि हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट किए जाते हैं और कई बार कम तापमान की वजह से बैटरीज फेल हो जाती हैं। तो ऐसे में ये UA कैपिस्टर उनके संचालन में मदद करेगा। इनकी 10x लाइफ होगी। साथ ही ये कई एडवांस फीचर के साथ है, जिसमें टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन भी शामिल है और आपातकालीन परिस्थितियों में इंजन शुरू करने के लिए इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र ऊर्जा का संचयन स्रोत भी इसमें शामिल है। अगली अपडेट भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में चीन ने यह बात स्पष्ट की है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग से जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहां से वो अपने सैनिकों को वापस नहीं ले जाएगा। ऐसे में जनरल नरवणे ने इस इलाके में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और पूर्वी लद्दाख के बारे में जानकारी भी ली। इस महीने की शुरुआत में 11वें दौर की बातचीत हुई, जो कि लगभग 13 घंटे चली और भारत और चीन के बीच जमीन पर तनाव अभी भी बहुत अधिक बना हुआ है, क्योंकि दोनों ओर से बड़ी संख्या में सेना को इन क्षेत्रों में जो ये फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन, आर्टिलरी ब्रिगेड और एयर डिफेंस यूनिट्स पहले से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत के AMC प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भारत का 5वीं पीढ़ी का AMC प्रोग्राम आगे बढ़ चुका है और अब दुनिया 6ठी पीढ़ी पर पहुंच रही है। ऐसे में ये जो समय का गैप रहा उसको फिल करने के लिए, यानी कि उसे पूरा करने के लिए 5th+ जनरेशन की टेक्नोलॉजी के विकास पर काम किया जा रहा है, जो कि इस फाइटर जेट को 6th जनरेशन के फाइटर जेट के रूप में प्रवेश कराएगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMC Mk2 को 5.5 पीढ़ी के फाइटर जेट के रूप में ब्रांडिंग कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि AMC Mk2 में 5 टॉप विशेषताएं होंगी, जो कि वास्तव में इसे 5वीं पीढ़ी से अलग कर देंगी और ये विशेषताएं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट में नहीं होंगी। इसीलिए ये AMC को अपनी क्लास में यूनिक बनाएगा। AMC Mk2 में जो 5 टॉप फीचर्स होंगे वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि IVHM। ADA ने इस बात की पुष्टि की है कि AMC Mk2 अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग प्रणाली का एक उन्नत संस्करण पेश करेगा, जो भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। IVHM न केवल विमान का सेल्फ डायग्नोस करने में इसको सक्षम बनाएगा, बल्कि विमान के उड़ान भरने से पहले किसी भी तरीके की साजिश की चेतावनी भी देगा। हालांकि 5वीं पीढ़ी के कुछ फाइटर्स प्लेन में बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन AMCA में IVHM जो प्रणाली होगी वो इंजन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करेगा। इसके अलावा जो अदर सेंसर्स हैं उनकी जानकारी भी देगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट के डाउन टाइम को कम करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI AMCA का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो न केवल इस विमान की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए
IVHM का उपयोग करेगा, बल्कि तत्काल खतरे के स्तर की भविष्यवाणी करने में भी अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके ये सिचुएशनल अवेयरनेस को भी मल्टी सेंसर फ्यूजन डेटा में डालने में मदद करेगा। AMCA सेल्फ लर्निंग AI प्राप्त करेगा जो विमान के बारे में सिखाता रहेगा और नई नई सुविधाओं को अपडेट भी करता रहेगा। अगला ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि एटॉल। AMCA के लिए एक और पहला विमान के लिए एटॉल क्षमता होगी जो कि पायलट के कार्यभार को कम करेंगी जब वो रनवे से टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। पायलटों के पास एटॉल के लिए प्रीसेट सेटिंग से चुने जाने वाले विकल्प होंगे जो कि थ्रस्टल कंट्रोल और फ्लाइट कंट्रोल को निर्धारित करेगा जिसे कि पिलेट के द्वारा लगाया गया है। अलग अलग हथियारों और ईंधन भार में एटॉल क्षमता के लिए एक पूर्व निर्धारित या फिर प्री डिफाइंड और ऑप्टिमल प्रीसेट मोड भी होगा जो कि अतिरिक्त ईंधन के इस्तेमाल को कम करेगा और किसी भी संबंधित दुर्घटना से बचने के लिए विमान के सुरक्षा मापदंडों के तहत इसे रखेगा। ऑटो एयर टू रिफ्यूल भरने की क्षमता। ऑटो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग AMCA के लिए एक और पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगा जो पायलट का भार उठाएगा, लेकिन AMCA में ये रिसीवर विमान होगा जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग भरने में सक्षम होगा। रिमोट पायलटिंग AMCA एक उच्च गति मैन्युवरेबिलिटी के दौरान जी इंड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि ग्लॉक का शिकार होने वाले पायलटों के जीवन को बचाने के लिए ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसी उन्नत विशेषता इसमें होगी जो कि पायलट की जान को भी बचाएगी और साथ ही विमान को भी। कंट्रोल स्टिक या थ्रॉटल पर पायलट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर ऑटो CGAS एक्टिव हो जाता है। सिस्टम में जटिल टकराव से बचाने और ऑटोमेटिक निर्णय लेने वाले एल्गोरिथम का एक सेट होता है जो सटीक नेविगेशन, विमान के प्रदर्शन और ऑन बोर्ड डिजिटल डेटा का उपयोग करता है ताकि निर्धारित किया जा सके कि जमीन की टक्कर होने वाली है या नहीं। यदि सिस्टम एक टकराव की भविष्यवाणी करता है तो ये ऑटोनॉमस अवॉइडेंस मैन्यूवर यानी कि पंखों के स्तर के लिए एक रोल और +5G पुल को जमीन के प्रभाव को रोकने के लिए एक्टिव कर देगा। यदि पायलट वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है या फिर वो अक्षम है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो ये जो ऑटो CGAS सिस्टम है तो ये विमान को अपने परिभाषित रास्ते में या फिर निकटतम एयरबेस या हवाई अड्डे में आपातकालीन लैंडिंग करा देगा और इस पर ही ADA योजना बना रहा है। साथ ही ADA जमीन पर एक भारी पायलट से विमान के नियंत्रण को रिमोट से मिलवाएगा जिससे कि विमान को वापस लाने के लिए दूर दराज के पायलटों के साथ काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाई लेवल की आवश्यकता होगी और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन की भी जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि AMCA MK2 5.5 पीढ़ी के जेट के रूप में तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो फीचर्स होंगे वो 6th जनरेशन वाले होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट भारत पर अमेरिका के प्रतिबंध को लेकर आ रही है जिसमें कि कार्सा के तहत भारत पर जो प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही थी उसमें अमेरिका के थिंक टैंक का कहना है कि इससे भारत अमेरिका के संबंधों में बहुत ज्यादा दूरियां आ जाएंगी। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारत को कार्सा में कई तरीके की छूटें दी जानी चाहिए क्योंकि भारत अमेरिका का ना तो सहयोगी है और ना ही अमेरिका का विरोधी। और रूस से हथियार खरीदने का भारत का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में धीरे धीरे सैन्य आपूर्ति की जो लिस्ट है उसमें अमेरिका धीरे धीरे पहले नंबर पर आने की कोशिश कर रहा है और 2008 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियारों की खरीद में भारत ने वृद्धि की है जो कि करीबन कुल $20 बिलियन से अधिक का है। इस खरीद में नौसेना की संपत्तियां शामिल है जैसे कि P-8I समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी विमान, MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर आदि। वहीं कई अमेरिकी कंपनियां भारत में मौजूद हैं जो कि रक्षा उपकरणों को डेवलपमेंट के साथ भारतीय कंपनियों के साथ बना रही हैं और ये एक तरह से रक्षा निर्माताओं की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल है। जैसे कि हैदराबाद में टाटा बोइंग का संयुक्त उद्यम है जो जल्द ही अपाचे हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज के उत्पादन के लिए एकमात्र स्थान बन जाएगा। टाटा लॉकहेड मार्टिन जॉइंट वेंचर हैदराबाद में लॉकहेड के सभी C-130 एम्पेनिजीज की आपूर्ति करेगा और जल्द ही F-16 के विंग्स का भी आपूर्ति करेगा। हालांकि S-400 मिसाइल प्रणाली को चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरों को देखते हुए भारत ले रहा है, लेकिन अमेरिका ने 2018 में अपने पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का ऑफर भारत को दिया। हालांकि इनकी क्षमता रूस के S-400 के समान नहीं है और साथ ही ये महंगा भी है। इसके अलावा भारत ने महसूस किया कि रूस के साथ पहले से ये सौदा भी किया हुआ था। हालांकि अमेरिका ने भारत को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने 2018 में कुछ शर्तों के तहत कार्सा कानून में संशोधन किया, लेकिन आज तक अमेरिका की स्थिति ये रही है कि उसने अभी तक कार्सा के तहत भारत को छूट नहीं दी और सहयोगियों और भागीदारों को रूस के साथ लेन देन से बचने की सलाह दी। लेकिन क्या अब बाइडेन प्रशासन भारत को छूट देने की बात को आगे रखता है, ये अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रेशर अमेरिका और भारत दोनों के ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको अपडेट में बताया था कि क्योंकि हम अमेरिका के कई सारे हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके कंपोनेंट्स की आपूर्ति में अमेरिका रोक लगा सकता है। अगर वो रोक लगाता है तो भारत ऑब्वियसली बात है दूसरे ऑप्शंस पे जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शंस पे जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को यहाँ पर कितना नुकसान होगा, क्योंकि जो जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं वो सब एक तरह से उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि अमेरिका को एक बात और समझ में आई है कि आखिर भारत S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको इसलिए भी ले रहा है क्योंकि चीन ने ऑलरेडी रशिया से ये डिफेंस सिस्टम लिया है और उस खतरे को देखते हुए भारत के लिए कहीं ना कहीं S-400 डिफेंस सिस्टम महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो अमेरिका अपने ध्यान में रख रहा है और ऐसा हो सकता है ये जो बादल लगे हुए हैं S-400 डील को लेकर कि भारत पर प्रतिबंध लगेगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हित में नहीं है और इसीलिए काटसा का जो प्रतिबंध है फिलहाल के लिए तो बरकरार है, लेकिन आने वाले समय में सिनेरियो बदल सकता है। रूस अमेरिका की दुश्मनी भारत को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है और अब वक्त आ चुका है आत्मनिर्भर बनने का और यही बहुत बड़ा गोल भारत को सेट करना चाहिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई किसी का सगा नहीं होता है और भले ही भारत अपनी सुरक्षा के लिए हथियार प्रणाली खरीद रहा है और इसके लिए भारत को एक तरह से सहना पड़ रहा है अमेरिका जो भी कह रहा है, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं अपने हथियार प्रणाली बनाने में तो प्रतिबंध तो दूर की बात, कोई ये सोच भी नहीं सकता कि भारत पर कोई प्रतिबंध लग सकता है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए जो फोकस किया जा रहा है हथियारों के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में वो इसीलिए जरूरी बन जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।